जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आप सबका अल्टीमेट आईएएस में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके बीच में जिस विषय को लेकर आया हूँ, विषय तो हम पॉलिटी कहेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे, भारत का संविधान कहेंगे, लेकिन उसके कुछ थ्योरी को मैं आपके बीच में ब्रीफ करने का प्रयास करूँगा और दो पॉइंट्स मैं आपके बीच में चर्चा करूँगा। एक पॉइंट्स है जिसे हम राज्य कहते हैं और दूसरा पॉइंट है जिसे संप्रभुता कहते हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि ये दोनों मेंस के दृष्टिकोण से प्रश्न बनते रहे हैं। आयोग इन प्रश्नों को बनाकर यह जांच करने का प्रयास करता है कि एक यूपीएससी के स्टूडेंट के तौर पर, एक पीसीएस के स्टूडेंट के तौर पर जो भी मेंस के क्वेश्चन होते हैं उसकी समझ आपको है कि नहीं है, और किसी विषय की गहन समझ आपके पास है कि नहीं है। दोस्तों, राज्य के बारे में आपने बहुत सुना होगा। राज्य मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे राज्य की बात नहीं हो रही है, पहले आप जान लीजिए। और ना इसे राज्य कहते हैं अगर संवैधानिक तौर पे मैं बात करूं तो। दोस्तों, संविधान के तौर पर राज्य किसे कहते हैं, राज्य को संविधान में किस प्रकार से परिभाषित किया गया है, इसको भी मैं बताऊंगा। लेकिन यहां आपको मैं बता दूं कि राज्य का मतलब देश से होता है। राज्य का मतलब एक ऐसी इकाई से होता है जिसके पास विधि, उपविधि, आदेश इत्यादि के निर्माण करने, उसको लागू करने और उसमें परिवर्तन करने की शक्ति होती है। दोस्तों, हमारा थंबनेल है, इसमें हम सामान्य तौर पर राज्य और संप्रभुता के बारे में बताने का प्रयास किया है। दोस्तों, पहले तो मैं राज्य की परिभाषा के लिए आपको राज्य के बारे में बताने का प्रयास करूं तो राज्य बहुत प्राचीन शब्दावली है। राज्य का उपयोग बहुत पहले से होता हुआ चला आ रहा है। राज्य सामान्य तौर पर किसे कहते हैं तो राज्य एक स्वायत्त राजनीतिक इकाई है जिसके पास अपना भूभाग, अपनी जनसंख्या, अपनी संप्रभुता और अपनी सरकार का होना आवश्यक है। दोस्तों, जब राज्य की बात किया जाएगा जब राज्य की बात करेंगे तो राज्य के पास अपना भूभाग होना चाहिए, राज्य के पास जनसंख्या होनी चाहिए, राज्य के पास सरकार होनी चाहिए और राज्य के पास संप्रभुता भी होनी चाहिए। दोस्तों, इन चार चीजों का होना अनिवार्य है एक राज्य के तौर पर बात करें तो। लेकिन जिस राज्य को आप सामान्य तौर पर समझते हुए आ रहे हैं उस राज्य को तो आप उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश इत्यादि के रूप में जानते हैं। उस पर कोई शासन करता है। लेकिन एक लोकतांत्रिक देश में और एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश में राज्य की परिभाषा उस देश के रूप में है जिस देश के पास अपना स्वतंत्रता हो, संप्रभुता हो, प्रभुसत्ता हो इत्यादि के साथ वह देश संचालित हो रहा हो, ऐसे देश को हम सामान्य तौर पर राज्य के रूप में परिभाषित करते हैं। दोस्तों, राज्य को लेकर अलग अलग दार्शनिकों में अलग अलग विचार देखे जाते रहे हैं। अगर मैं बात करूं जिसको प्लेटो के रूप में आप बहुत पुराने दार्शनिक के तौर पर जानते हैं, रिपब्लिक इनकी पुस्तक है, यूनान के रहने वाले हैं, ये सुकरात के शिष्य रहे हैं और एक महान दार्शनिक के तौर पर इनको दुनिया जानती है। तो प्लेटो ने राज्य को लेकर क्या कहा था? प्लेटो ने कहा था राज्य एक न्यायपूर्ण और आदर्श समाज है।
जिसमें 3 वर्ग शासक, सैनिक और उत्पादक वर्ग का होना आवश्यक है। और ये तीनों वर्ग अपने कार्य और अधिकार के आधार पर उचित तौर पर विभाजित होते हैं। प्लेटो कहता है कि राज्य में 3 चीजों का होना आवश्यक है, एक शासक का होना आवश्यक है, एक सैनिक का होना आवश्यक है और एक उत्पादक का होना आवश्यक है। इसी के साथ मैं जब थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा तो अरस्तु भी एक महान दार्शनिक थे जो सामान्य तौर पर तो प्लेटो के शिष्य कहे जाते हैं, लेकिन इनकी पहचान कहीं प्लेटो से भी ज्यादा बड़ी है। जूलॉजी के फादर कहे जाते हैं अरस्तु, पॉलिटी के फादर कहे जाते हैं अरस्तु, संविधान के फादर कहे जाते हैं अरस्तु। इस प्रकार से अरस्तु की पहचान एक बहुत बड़ी है। और मैं बता दूं कि अरस्तु ने राज्य को लेकर क्या कहा था। दोस्तों, अरस्तु कहता है कि राज्य एक स्वाभाविक समुदाय है जो व्यक्तियों के समूह के रूप में अस्तित्व में आया है, जो एक अच्छा जीवन जीने के लिए मिलकर कार्य करता है। दोस्तों, कहीं ना कहीं हम अरस्तु की बात भी समझ लिए, लेकिन एक विद्वान की चर्चा मैं करूंगा और उसके बाद मैं सीधे राज्य पर वापस आ जाऊंगा। वह विद्वान कार्ल मार्क्स है। दोस्तों, आप पूछेंगे कि सर कार्ल मार्क्स की चर्चा क्यों कर रहे हैं आप? तो मैं बता दूं कि कार्ल मार्क्स इस प्रकार के विद्वानों से अलग थ्योरी रखते थे। कार्ल मार्क्स पूंजीवाद के विरोधी थे। कार्ल मार्क्स अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को लागू करना चाहते थे। जर्मनी में पैदा हुआ कार्ल मार्क्स अपनी विचारधारा से पूरी दुनिया को प्रभावित किया था और उसने मजदूरों तथा छोटे कारीगर वर्ग के लिए जिन अधिकारों की बात उसने किया, उस अधिकारों को लोगों ने कभी नकारा नहीं। यह अलग विषय है कि कार्ल मार्क्स की विचारधारा, मार्क्सवाद, आज दुनिया में बहुत कम देशों में प्रतिस्थापित है। बहुत कुछ ही देशों में, बहुत कुछ ही लोगों के बीच में उसके थ्योरी को स्वीकार किया जाता है। लेकिन दोस्तों, किसी ने भी कार्ल मार्क्स को पूरी तरह से रिजेक्ट नहीं कर सकता है। कोई भी आदमी कार्ल मार्क्स को पूरी तरह से रिजेक्ट नहीं कर सकता है। उसने क्या कहा है दोस्तों? कार्ल मार्क्स ने क्या कहा है? राज्य एक वर्ग वर्चस्व का जरिया है, तो शासक वर्ग की हितों की रक्षा करने के लिए अस्तित्व में आता है। इसका मतलब यह हुआ कि यह राज्य को शोषण का केंद्र मानता है। दोस्तों, राज्य को शोषण के केंद्र मानने के बावजूद भी राज्य की समापन की बात करने के बजाय राज्य को मजदूरों के हित में कार्य करने के लिए प्रेरित करने वाला मुद्दा उठाता है। दोस्तों, हालांकि अराजकतावादियों की बात आप जब सुनेंगे तो अराजकतावादी तो राज्य को मानने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। वो चाहते हैं कि राज्य का अस्तित्व तो समाप्त हो जाना चाहिए। राज्य शोषण का और तानाशाही का केंद्र है। महात्मा गांधी भी अराजकतावादियों से सहमत थे। महात्मा गांधी भी राज्य के विरोध में थे। इसीलिए आयोग ने एक बार प्रश्न पूछा था कि महात्मा गांधी एक अराजकतावादी थे, इसकी व्याख्या कीजिए। दोस्तों, आप महात्मा गांधी के बारे में बहुत पढ़े होंगे, बहुत सुने होंगे, लेकिन महात्मा गांधी को अराजकतावादी होने का थप्पा अगर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं इसीलिए दिया जाता है क्योंकि महात्मा गांधी भी राज्य के विरोध में रहे हैं। दोस्तों, ये सारी बातें अपने जगह पे हैं, लेकिन मैं राज्य को और आपको समझाने का प्रयास करूं तो आप अपने विचारों से अगर अध्ययन करेंगे तो जब मानव की संख्या बढ़ी होगी तो संसाधन और वस्तु के उपयोग को लेकर
आपस में कलह बना होगा, द्वंद्व हुए होंगे। और दोस्तों इसी बीच लोगों ने मिलकर संसाधनों का सही दोहन और वस्तुओं का सही वितरण ये कैसे हो सके, इसके लिए मिलकर कभी राज्य का निर्माण किया होगा। और दोस्तों जब राज्य का निर्माण हो गया होगा तो राज्य कैसे बेहतर काम करे, इसके लिए एक समझौतावादी संविधान का निर्माण किया गया होगा। और दोस्तों संविधान के अनुरूप राज्य को कैसे चलाया जाए, इसके लिए मिलकर सरकार का निर्माण किया गया होगा। और दोस्तों सरकार कैसे व्यवस्थित ढंग से चले, इस विषय को लेकर लोकतंत्र को स्वीकार किया गया होगा। दोस्तों और लोकतंत्र किसके हाथ से संचालित होगा, इसके लिए संप्रभुता का निर्माण किया गया होगा। तो दोस्तों वही संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है, उसी संप्रभुता की बात मैं कर रहा हूं। भारत के संविधान आधारित संप्रभुता की बात मैं कर रहा हूं, जिसमें भारत के लोगों को राजा और भारत के शासक को रंक बना दिया है। दोस्तों अब मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि भारत के लोकतंत्र में भारत की जनता जिस संप्रभुता के अंतर्गत मालिकाना हक रखती है, उसी भारत में नौकरशाह, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये सभी लोग जनता के सेवक और जनता के नौकर के रूप में कार्य करते हैं। अर्थात एक शब्दों में मैं कहूं तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और सभी प्रकार के नौकरशाह ये सब नौकरी करते हैं, ये सब नौकर हैं और भारत की जनता भारत की मालिक है। दोस्तों भारत के संविधान को पढ़ लेंगे अगर आप, चलिए आपके पास समय नहीं है, संविधान नहीं पढ़ सकते, लेकिन भारतीय संविधान में प्रस्तावना जो है उसको पढ़ लेंगे तो बहुत हद तक स्पष्ट हो जाएगा कि भारत की संप्रभुता किसके हाथ में है, भारत का भविष्य कौन है और भारत को आगे बढ़ाने का नेतृत्व किसके हाथ में है। तो वास्तविक तौर पर उद्देशिका या प्रस्तावना में लिखा हुआ, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व और संपन्न बनाने के लिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत के लोग मिलकर कह रहे हैं कि हम भारत को संपन्न बनाएंगे, भारत को संपूर्ण बनाएंगे, भारत को प्रभुत्व बनाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इस देश का मालिकाना हक भारत की जनता के पास है। कोई राजनेता आता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़े सपने दिखाता है और उसके बाद आप तय करते हैं तो कोई प्रजा इस देश में शासक बनती है तो कोई कुछ नहीं बन पाता है। दोस्तों यहां मैं बात कर रहा हूं भारत के संविधान के अंतर्गत भारत के लोगों को मिली हुई शक्ति। अब इसमें भारतीय राजनीति के जो गंदे प्रपार्टी प्रारंभ हो रही है, जो अनैतिक प्रपार्टी प्रारंभ हो रही है, उसमें भरोसा किसी पर नहीं है, फिर भी लोकतंत्र जिंदा है। दोस्तों मैं एक शायरी आपको बता रहा हूं और राजनीतिक गलियारों पर यह शायरी बहुत फिट बैठती है। शायरी कहता है कि झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो। दोस्तों राहत इंदौरी का एक कविता है जिसमें कहा जाता है कि झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, सरकार का पैगाम आया है, सच बोलो। झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, सरकार का पैगाम आया है, सच बोलो। घर के अंदर
झूठों की मंडी है। घर के अंदर झूठों की मंडी है और दरवाजे पर लिखा है सच बोलो। दोस्तों, राजनीति में बस हम सही और तुम झूठ, हम सही और तुम झूठे, और उधर से भी हम सही और तुम झूठे की जो कहानी है, इसमें आप समझ ही नहीं पाते हैं कि इस देश में संप्रभुता हमारे पास है और हम इस देश के मालिक हैं। तो दोस्तों, आइए अब संप्रभुता को समझते हैं। संप्रभुता क्या कहता है? संप्रभुता की व्याख्या जब आपको बताऊंगा तो संप्रभु मतलब होता है जिसके ऊपर कोई दूसरा शासक न हो, जो व्यक्ति या संस्था किसी की गुलाम न हो, और जो व्यक्ति स्वच्छंद और स्वतंत्र हो, ऐसी संस्था या व्यक्ति को संप्रभु कहा जाता है। और इस प्रकार की शक्ति, जो स्वतंत्रता की शक्ति हो, जो स्वच्छंदता की शक्ति हो, जो फैसला करने की शक्ति रखता हो, कानून विधि बनाने की शक्ति रखता हो, उसे लागू करने की शक्ति रखता हो और उसमें संशोधन करने की शक्ति रखता हो, ऐसे शक्ति धारक को हम संप्रभु आधारित व्यक्ति या संस्था कहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। अगर आज लोकतांत्रिक दौर में हम संप्रभुता की व्याख्या करें तो किसी भी राज्य में संप्रभुता का होना आवश्यक है। यह अलग विषय है कि हमारे देश में संप्रभुता हमारे देश की जनता के पास है और ब्रिटेन में संप्रभुता ब्रिटेन के राजा के पास होती है। हालांकि ब्रिटेन में लोकतंत्र है, लेकिन ब्रिटेन की राजशाही जो सिस्टम है, जिसमें राजा उस देश के मुखिया के तौर पर प्रेजेंट किया जाता है, उसी राजा अर्थात उसी क्राउन में संप्रभुता निहित है। दोस्तों, जब किसी देश में फैसले उस देश के जिस संस्था या जिस व्यक्ति समूह की तरफ से किया जाता है, यह मान लिया जाता है कि उस देश की संप्रभुता उसी व्यक्ति या समूह में निहित है। जैसा कि मैं पहले ही बताया हूं कि भारत के संविधान में जो संप्रभुता भारत की जनता को प्रदान की गई है, उसी के आधार पर भारत की जनता भारत की व्यवस्था की मालिक है। भारत की व्यवस्था भारत की जनता के हाथ से ही संचालित होती है और भविष्य में भी जब तक हमारा संविधान इस बात की इजाजत दिया रहेगा, भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित रहेगी। तो दोस्तों, यहाँ संप्रभुता की भी आपने बात समझ लिया कि संप्रभुता क्या होती है, संप्रभुता कहाँ से आती है, संप्रभुता किसके पास होती है। इसी बात के साथ अब मैं आगे बढ़ूंगा और मैं आपको भारतीय संविधान में स्थित जो राज्य हैं वो कहाँ पे हैं और संविधान में जिस राज्य की व्याख्या की गई है या जिसे राज्य की मान्यता दी गई है उसे किस रूप में हम जानते हैं, पहले इसको भी मैं आपको समझा दूं ताकि आपके दिमाग में स्पष्ट हो जाए कि भारत के संविधान में राज्य का उदाहरण कहाँ है, यह राज्य के रूप में बताया कहाँ गया है। तो आपको यहाँ बता दूं कि भारत के संविधान के भाग 3 और भाग 4 में जो अनुच्छेद उल्लेखित है, उसी अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 12, नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 36 में भारत के राज्यों के बारे में उल्लेख किया गया है। और दोस्तों, जो भाग 3 के अनुच्छेद 12 में राज्य हैं, वही भारत के संवैधानिक राज्य हैं, जिसे 4 भागों में बांटा जाता है। दोस्तों, वो कौन कौन से भाग हैं यहाँ पे आप देख लेंगे। पहला कहा जा रहा है कि भारत की सरकार और संसद, इसे भी हम राज्य मानते हैं। भारत की सरकार भी एक राज्य है और भारत की संसद भी एक राज्य है। ये क्यों है और क्यों इसे राज्य का दर्जा दिया गया है, आगे मैं बता रहा हूं। दूसरा कहा गया है राज्य की सरकार और विधानमंडल, ये दूसरा राज्य है, 2 राज्य। तीसरा कहा गया है स्थानीय निकाय, जैसे नगर पालिका, पंचायत, जिला सुधार बोर्ड, ये तीसरे प्रकार का राज्य है। जैसे गांव में
पंचायतें होती हैं, शहरों में नगर निकाय होता है, वह भी एक राज्य के रूप में प्रतिस्थापित है अगर हम अनुच्छेद 12 के हिसाब से बात करें तो। अन्य सभी निकाय, संवैधानिक या गैर संवैधानिक जो प्राधिकरण है, उन्हें भी राज्य का दर्जा मिला हुआ है, जैसे LIC, ONGC, सेल, भेल, गेल या विश्वविद्यालय इत्यादि को भी राज्य का दर्जा दिया गया है। दोस्तों, भारत के संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 में 4 प्रकार के राज्यों का उल्लेख मिलता है। कहीं ना कहीं दोस्तों, भारत के संविधान को आपको पढ़ना चाहिए, कम से कम नहीं तो आप समय निकालकर अनुच्छेद 12 पढ़ लीजिए। आपको बहुत हद तक राज्य के बारे में डिटेल समझ में आ जाएगी और उसकी बारीकियां समझ में आ जाएगी कि कैसे अनुच्छेद 12 को ब्रीफ किया गया है। दोस्तों, यहाँ एक 2 ठे मैं नोट आपको लिखवा रखा हूं। एक कह रहा है BCCI, निजी विश्वविद्यालय, न्यायालय, NCERT, ICICI बैंक, वक्फ बोर्ड इत्यादि जैसे संस्थाएं भारत में राज्य नहीं मानी जाएंगी, अर्थात जो सरकारी सहायता न लेता हो उसे हम राज्य का दर्जा नहीं देते हैं, अर्थात उसे हम राज्य नहीं मानते हैं। दूसरा नोट क्या कह रहा है दोस्तों, अन्य सभी प्राधिकरण से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति या निकाय से है जिन्हें विधि, उपविधि, आदेश, अधिसूचना इत्यादि बनाने, जारी करने या परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त होती है, उसे राज्य माना जाता है। दोस्तों, आपको ध्यान में रखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय राज्य के रूप में मान्यता नहीं रखती हैं। इसी के साथ जो सरकार की 3 इकाइयां होती हैं, जिसमें एक कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इसमें से कार्यपालिका और विधायिका को तो राज्य का दर्जा प्राप्त है, लेकिन न्यायपालिका को राज्य का दर्जा नहीं प्राप्त है। ये भी आप इसी के साथ जानते हुए आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, मैं कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आया हूं। 2-3 प्रश्न मैं सोचा हूं कि आपको डेली बताता चलूं, उसके संबंध में कुछ आपको जानकारी देता चलूं। उसी को लेकर आज एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं। इस प्रश्न का जवाब मैं खुद भी दूंगा, लेकिन आपको इस प्रश्न का आंसर समझना होगा। प्रश्न कह रहा है, संप्रभुता का अर्थ क्या होता है? संप्रभुता का क्या अर्थ होता है दोस्तों? संप्रभुता किसे कहते हैं? तो इसमें कह रहा है स्वतंत्रता को संप्रभुता कहते हैं, सर्वोच्च सत्ता को संप्रभुता कहते हैं, लोकतंत्र को संप्रभुता कहते हैं, या न्याय को संप्रभुता कहते हैं। आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? तो अगर आपने सोच लिया होगा तो आप मैसेज कर दीजिए, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि उसका आंसर क्या है। यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि सर्वोच्च जो सत्ता होती है उसे संप्रभुता कहते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं बताऊं आपको कि हालांकि भारत में लोगों के पास स्वतंत्रता है और लोगों के पास सर्वोच्च शक्ति है, भारत के लोगों के पास संप्रभुता है, लेकिन अगर यही एग्जाम्पल मैं ब्रिटेन पे सेट करूं तो बता दूं कि ब्रिटेन के लोगों के पास स्वतंत्रता है, लेकिन ब्रिटेन के लोगों के पास सर्वोच्च सत्ता नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन में सर्वोच्च सत्ता ब्रिटेन के राजा के पास होती है, ब्रिटेन की महारानी के पास होती है, ब्रिटेन के राजशाही के पास होती है, ब्रिटेन के क्राउन के पास होता है। यह सभी लोग एक ही व्यक्ति का नेतृत्व करते हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं अगर सर्वोच्च सत्ता जहां होगी वही संप्रभुता होगा। भारत के लोगों के पास सर्वोच्च सत्ता है और भारत के लोग संप्रभुता को धारण किए हुए हैं। अगर इसी के साथ सेकंड मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे, सेकंड क्वेश्चन कहता है राज्य होने के लिए आवश्यक नहीं है। दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी बात है कि प्रश्न को जब भी आप पढ़ें, एक बहुत बढ़िया नुस्खा मैं बता रहा हूं कि जब भी आप प्रश्न पढ़ें तो इतना ध्यान से पढ़ें कि प्रश्न की बारीकियां, प्रश्न के टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ सके। दोस्तों, मैं बता दूं कि किसी ने कहा है कि प्रश्नों को ठीक से पढ़ना ही उसका आधा उत्तर होता है। अर्थात आपने अगर प्रश्न को पढ़ते समय कहीं चूक कर दिया तो आपका आंसर श्योर गलत हो जाएगा, जानते हुए भी गलत हो जाएगा। इसलिए प्रश्नों को ठीक से पढ़ना ही उसका आधा उत्तर होता है। ये जिसने भी कहा है बहुत मूल मंत्र के तौर पर कहा है। तो इसमें कहा जा रहा है राज्य होने के लिए आवश्यक नहीं है। दोस्तों,
क्या नहीं है ये आपको चेक करना है। ऑप्शन क्या कह रहा है, जनसंख्या। क्या राज्य होने के लिए जनसंख्या का होना आवश्यक है? तो आपका आंसर होगा कि जनसंख्या का होना आवश्यक है, क्योंकि राज्य होने के लिए मैं अभी बताऊंगा आपको। दूसरा, भूभाग का होना आवश्यक है, तो भूभाग का भी होना आवश्यक है। तीसरा, संप्रभुता का होना आवश्यक है, तो आप कहेंगे कि बिल्कुल संप्रभुता का होना आवश्यक है राज्य के साथ। लेकिन क्या लोकतंत्र का होना आवश्यक है? तो आपका आंसर होगा लोकतंत्र का होना आवश्यक नहीं है। अर्थात राज्य होने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि लोकतंत्र हो, राजतंत्र में भी राज्य होता है, अधिनायक तंत्र में भी राज्य होता है, धनिक तंत्र के पास भी राज्य होता है। इसलिए राज्य होने के लिए लोकतंत्र की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जनसंख्या, भूभाग, संप्रभुता और एक इसमें और मैं जोड़ देता सरकार, तो वह भी राज्य होने के लिए आवश्यक है। लेकिन यहाँ सरकार के ऑप्शन के बजाय मैं लोकतंत्र के ऑप्शन के रूप में रखा हूँ, जिससे ये आपके गलत आंसर के रूप में परिभाषित हो रहा है। इसलिए आपका आंसर डी जो है वह सही होगा। दोस्तों, आज का क्लास मैं पूरी तरह से कहीं ना कहीं राज्य और संप्रभुता के इर्द गिर्द ही रखने का प्रयास किया हूं, और कोशिश मैं करूंगा कि आगे की जो क्लास है वह और भी ब्रीफ और डिटेल आपको मिलता रहे, और मैं उन बिंदुओं पर आपको पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं जिन बिंदुओं को समझने के लिए आयोग अपनी पारखी नज़र रखता है, इतनी गहराई से समझ रहा है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं आज की जो क्लास है वह राज्य और संप्रभुता पर आधारित थी। इसमें जो भी आप बदलाव या सुधार चाहते हैं, आप स्वाभाविक तौर पर मैं वेलकम करता हूं आपका कि आप हमें जो है कि कमेंट करके बताएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कीजिएगा। अगर आप किसी और के पास भेज देते हैं तो शो गुड, हमारे लिए भी बहुत अच्छा है। आप वीडियो पूरा देखें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।